साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी धरती हमेशा के लिए हैबिटेबल नहीं रहने वाली और अगर हम इंसानों को लंबे समय तक सरवाइव करना है तब हमें एक न एक दिन धरती को छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर बसना होगा, जो हमारे लिए उतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि अंतरिक्ष इतना ज्यादा विशाल है कि इसमें किसी दूसरे हैबिटेबल प्लेनेट तक जाने के लिए हमें लाइट की गति से भी तेज ट्रैवल करना होगा। दोस्तों, हमारा सबसे करीबी स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी धरती से लगभग 4.3 लाइट ईयर्स दूर है, जिस वजह से अगर हम लाइट की स्पीड से चलने वाली किसी स्पेसक्राफ्ट से उसकी तरफ जाते हैं तब भी उस तक पहुंचने में हमें करीब 4.3 इयर्स तक का समय लगेगा। वैसे स्पेस में ट्रैवल करने के लिए हम रॉकेट्स का भी यूज कर सकते हैं, पर रॉकेट्स की फ्यूल कैरी करने की अपनी एक लिमिट होती है, जिस वजह से लंबी दूरी तय करने के लिए हमें किसी ऐसे स्पेसक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी जो ज्यादा फ्यूल कैरी किए बिना ही स्पेस में अच्छा खासा थ्रस्ट पैदा कर सके। हालांकि एक इंजन ऐसा भी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो स्पेसक्राफ्ट को बिना फ्यूल और बिना एग्जॉस्ट के भी अच्छा खासा पुश दे सकता है। इस इंजन का नाम है EM ड्राइव, जिसे इम्पॉसिबल इंजन भी कहा जाता है क्योंकि इसके पास इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने की क्षमता है। दोस्तों, भले ही आपको देखने में किसी नॉर्मल रॉकेट इंजन की तरह लग रहा होगा, पर इसकी वर्किंग रॉकेट इंजन से बहुत ही ज्यादा अलग है क्योंकि एक तो इसकी कोई ओपनिंग नहीं है और दूसरी तरफ ये माइक्रोवेव्स की बाउंसिंग के ऊपर वर्क करता है, जिससे कि ये एक तरह की पुश क्रिएट करती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो हर तरह की रॉकेटरी में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जरूरत होती है क्योंकि स्पेसक्राफ्ट को मोशन में आने के लिए किसी न किसी चीज को बिल्कुल वैसे ही पुश करना पड़ता है जैसे कि एक एरोप्लेन उड़ान भरते समय हवा को करता है। लेकिन EM ड्राइव को मोशन में आने के लिए किसी भी चीज को पुश नहीं करना पड़ता क्योंकि ये एक तरह का क्लोज्ड कंटेनर है जो अपने अंदर हो रही माइक्रोवेव्स बाउंसिंग की मदद से आगे बढ़ता है। अब जब बात EM ड्राइव इंजन की हो रही है तब आपका ये जान लेना बेहद जरूरी है कि इसकी वर्किंग हमारी फिजिक्स की करंट अंडरस्टैंडिंग के भी परे है, जिस वजह से कई जानकार मानते हैं कि अगर इस इंजन की टेस्टिंग सफल रही तब ये हमारा इंट्रोडक्शन एक बिल्कुल नए फिजिक्स से करा देगा जिससे हम सभी अब तक अनजान है। EM ड्राइव कॉन्सेप्ट का जन्म साल 2001 में हुआ था, जिसके बाद से लगातार इसके ऊपर काम चल रहा है। पर जहां एक तरफ बहुत से साइंटिस्ट इसको सफल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि शायद ये कॉन्सेप्ट कभी काम ही नहीं करेगा क्योंकि ये फिजिक्स के नियमों पर खरा नहीं उतरता। खैर, इस दुनिया में बहुत से ऐसे स्पेस इंजन मौजूद है जिनके बारे में भी लोगों का कहना था कि वो कभी काम ही नहीं करेगा, पर जब उन इंजन ने काम करना शुरू किया तब हर किसी की बोलती बंद हो गई। ऐसा ही एक इंजन है आयन ड्राइव, जिसके कंसेप्ट के वजूद में आने के बाद बहुत से लोगों का ऐसा मानना था कि ये स्पेसक्राफ्ट को मूव करने लायक पावर भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, पर लोग इसको लेकर गलत साबित हुए क्योंकि आज के समय में नासा के डॉन प्रोब समेत बहुत से स्पेसक्राफ्ट में आयन थ्रस्टर का यूज होता है जो कि सनलाइट को बिजली में कन्वर्ट करके थ्रस्ट पैदा करता है। हालांकि आयन थ्रस्टर से जनरेट हुई पावर से स्पेसक्राफ्ट को भले ही कम मोमेंटम मिलता है, पर आयन ड्राइव मेथड स्पेसक्राफ्ट में यूज हुई अब तक की सबसे फ्यूल एफिशिएंट मेथड है। अब अगर आप सभी को लगता है कि आयन ड्राइव स्पेसक्राफ्ट में यूज होने वाली एक लौती फ्यूल एफिशिएंट मेथड है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मौजूदा समय में नासा द्वारा अपने स्पेसक्राफ्ट को तेजी के साथ उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्शन मेथड का यूज भी किया जा रहा है, जो कि सूरज की रोशनी के बिना भी स्पेस में ठंडे और अंधेरे जगहों में काम करती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ज़्यूस न्यूक्लियर रिएक्टर न सिर्फ 10 से 12 सालों तक काम कर सकता है, बल्कि ये किसी भी स्पेसक्राफ्ट को दूसरे प्लेनेट पर बहुत ही कम समय में पहुंचाने में सक्षम है। लेकिन जिस तरह हर मेथड के साथ कोई न कोई दिक्कत होती है, ठीक वैसे ही दिक्कत न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्शन मेथड के साथ भी है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में लगे ज़्यूस रिएक्टर के हाई टेम्परेचर में सिर्फ वही फ्यूल टिक सकता है जो हाईली यूरेनियम एनरिच्ड हो। अगर आज के हिसाब से देखें तो हमारे स्पेसक्राफ्ट को मार्स की राउंड ट्रिप पूरी करने में कम से कम 3 सालों का समय लगेगा, पर नासा के अकॉर्डिंग एक न्यूक्लियर पावर स्पेसक्राफ्ट ये जर्नी सिर्फ 2 सालों में पूरी कर सकता है। साल 2027 में जहां नासा द्वारा चांद पर 10 किलोवाट का अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट सेंड किया जाएगा, तो वही रशिया अब तक स्पेस में अपने 30 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भेज चुका है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हो रही एडवांसमेंट भले ही भविष्य में सब कुछ बदल सकती है, पर फिलहाल प्रोपेलेंट पावर रॉकेट्स ही स्पेस ट्रैवल का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, किसी भी स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन को एक तरह के प्रोपेलेंट की जरूरत होती है, पर पिछले काफी समय से सोलर सेल में हुई एडवांसमेंट भी स्पेस ट्रैवल का एक शानदार तरीका बनकर सामने आई है। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्पेसएक्स ने साल 2019 में अपना लाइट सेल 2 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, जो कि साइज में 344 स्क्वायर फीट का है। करीब 53 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए सोलर सेल स्पेसक्राफ्ट में टियर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि सूरज की रेडिएशन से प्रेशर क्रिएट करके स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ाता है। फास्ट स्पेस ट्रैवल के लिए करंट में इस्तेमाल हो रही इन सभी मेथड्स के बारे में जानने के बाद अब हमें वार्प ड्राइव मेथड के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि इम्पॉसिबल मानी जाने वाली इस मेथड के बारे में हाल ही में कुछ साइंटिस्ट ने अनाउंस किया है कि फिजिकल वार्प ड्राइव पॉसिबल है। साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर हम किसी तकनीक की मदद से
स्पेस में ट्रैवल करते हुए अपने आगे के स्पेस को फैला देते हैं और इसी के साथ पीछे के स्पेस को सिकुड़ देते हैं, तब ऐसा करके हम स्पेस में एक वार्प बबल बना सकते हैं जिसमें हमारी रफ्तार लाइट की स्पीड से भी 10 गुना ज्यादा हो जाएगी और हम सिर्फ 6 महीने में ही अल्फा सेंटोरी और महज 2-3 सालों में मिल्की वे गैलेक्सी के किसी भी स्टार सिस्टम में पहुंच जाएंगे। खैर भविष्य में ये वार्प ड्राइव काम करेगा या नहीं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जिस तेजी से हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हम भविष्य में इस वार्प ड्राइव के कंसेप्ट को भी हकीकत में बदल पाएंगे। आपको क्या लगता है, हम अपनी लाइफ में इसे पॉसिबल होते हुए देख पाएंगे या नहीं? इस बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।